हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने मैटर की जो स्टेट थी, नेचर थी और उसके जो टाइप्स थे, क्लासिफिकेशन थे, वो सारे कवर किए थे। आज हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके मेजरमेंट। तो मैटर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब हम वन बाय वन भी देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो आपकी हैं वो उसकी डेफिनेशन आपकी है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। इसको बोलेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसका क्या मतलब है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में किसी भी मैटर की उसकी आइडेंटिटी विदाउट आइडेंटिटी चेंज हुए जो चेंजमेंट होता है उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ऐसा कौन सा चेंजमेंट है जो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी? वो है आपके एग्जांपल में, जैसे उसका कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, उसकी डेंसिटी है। ठीक है, तो मतलब जो मैटर है जिसको हम चेंज कर रहे हैं वो वैसा का वैसा ही रहेगा, बस उसकी जो कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है सिर्फ वो चेंजमेंट होंगी और उसकी जो रियल आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होगी, जिसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में ऐसा नहीं होता कि उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। केमिकल प्रॉपर्टीज में उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में एग्जाम्पल हैं आपके कंपोजिशन, कंबस्टिबिलिटी एंड रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेसिस। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम केमिकल चेंजमेंट कैसे करेंगे, जैसे हम उनकी रिएक्टिविटी कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो हम एसिड ले सकते हैं, बेस ले सकते हैं, तो उसमें दोनों की जब रिएक्शन होगी तो केमिकल चेंज होगा, तो उसको हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे। किसी भी मैटर को जब हम केमिकल का यूज करके जब वो जो चेंज होगा उसे हम केमिकल प्रॉपर्टी कहेंगे उस मैटर की। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ इतना ही है। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ तो कवर कर ली थी, अब देखते हैं कि मेज़रमेंट कैसे करेंगे। कोई भी मैटर है उसको मेज़र कैसे करते हैं, ऐसी क्या चीज़ होती है जिसके द्वारा हम उनको मेज़र कर पाएंगे? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम किसी मैटर को मेज़र कर सकते हैं? तो हाँ, ऐसे पॉसिबल है, क्योंकि कुछ किसी भी मैटर की कोई लेंथ हो या फिर हाइट हो या फिर उसका कोई एरिया हो, वॉल्यूम हो, अगर हमें उनका ये चीज़ मेज़र करनी हो तो हम कैसे मेज़र करेंगे? तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर जो फिजिकल रूप होता है एक किसी भी मैटर का, उसको मेज़र करने के लिए कुछ यूनिट्स हैं। तो उन यूनिट्स के नाम और सिंबल यहाँ पर हैं, तो ये लिस्ट आप देख सकते हो। जैसे फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारी और उनके सिंबल हैं और उनके एसआई यूनिट हैं और उनके सिंबल हैं एसआई यूनिट में। जैसे आपने लिखे देखे होंगे ना, स्मॉल एम, के जी, एस, ए के, मोल, सी डी, ये इस प्रकार के लिखे होते हैं। इनका क्या मतलब होता है? तो जो लेंथ होती है, अब हमें किसी मैटर की लेंथ मेज़र करनी है तो लेंथ को हम किस प्रकार सिंबल में लिखेंगे? स्मॉल एल में। और मास मेज़र करना हो तो स्मॉल एम में, टाइम स्मॉल टी, इलेक्ट्रिक करंट को आई में, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर टी में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल एन में और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आई वी में। ठीक है, अब जो लेंथ है उसको मेज़र करते हैं, किस में मेज़र करते हैं हम? मीटर में, और मास को किलोग्राम में। कहते हैं ना कि लेंथ इसकी कितनी लंबाई है, तो इतने मीटर, 6 मीटर है, या फिर जैसे मेरा ये पेन है इसकी कितनी लंबाई है, तो इसकी लंबाई तो कुछ इंच में है,
बट जैसे कोई लंबी रस्सी ले आएँ तो उसकी लंबाई हो जाएगी 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, तो इस प्रकार से लंबाई मीटर में नापी जाती है। और जो मास होता है, जो वज़न होता है, उसको किलोग्राम में नापते हैं, मेज़र करते हैं। और जो टाइम है, जो समय होता है, उसे हम सेकंड में, कि उसे यहाँ से जाने में, एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितना समय लगा, तो उसे हम सेकंड में नापते हैं। और जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसको हम एम्पियर में मेज़र करते हैं। टेम्परेचर को केल्विन में करते हैं। और किसी भी सबस्टांस का जो अमाउंट होता है उसको मोल में करते हैं, कि 1 मोल सबस्टांस, 2 मोल सबस्टांस, जितने हम सबस्टांस लेंगे उस मोल के आगे उतने ही नंबर हम लिख देंगे। और हम किसी भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में मेज़र करते हैं। ये इनके SI यूनिट सिंबल हैं, SI सिंबल हैं। जो ये स्मॉल m है, kg है, SAK मोल, और ये आपका CD कैंडला। ठीक है, हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब हम किसी नंबर के साथ यूज करेंगे तो हम इन सिंबल को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इनकी किसी भी मैटर को जब हम मेज़र करेंगे, मेज़रमेंट करेंगे, तो ये उनके सिंबल हैं और उनको हम इस प्रकार से मेज़र करेंगे। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, कि मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है। कोई तो कहता है मास एंड वेट दोनों सेम हैं, और कोई कहता है मास एंड वेट दोनों अलग अलग हैं। आखिरकार ये मांजरा क्या है, मास और वेट एक हैं या फिर अलग अलग हैं? तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में मास एंड वेट के बारे में पूरी डिटेल। तो आइए देखते हैं कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। जैसे मैंने मास की जो डेफिनेशन है अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो मास की जो डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ पर जो मैंने कवर कर रखी है, ये मास की डेफिनेशन है। और वेट की डेफिनेशन आपकी यहाँ तक है। मैं एक बार बोल भी देती हूँ कि मास ऑफ ए सबस्टांस इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मतलब कोई भी मैटर है जैसे, या फिर कोई भी एक सबस्टांस है, उसको बनाने में जितना सबस्टांस, मतलब जितना अमाउंट लगा है या फिर जितना अमाउंट उसमें प्रेजेंट है, उसे हम उसका मास कहेंगे। और वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब वेट क्या होता है कि वेट वो होता है कि ग्रेविटी के द्वारा जो मास, जो फोर्स होता है, वो एक्सर्ट होता है। मतलब जो ग्रेविटी है, हमारी पृथ्वी पर ग्रेविटी है, हम ग्रेविटी के कारण ही पृथ्वी पर रह पाते हैं। और ग्रेविटी हमें अपनी ओर खींचने के लिए जो फोर्स लगाती है, तो उस फोर्स को मिला के, ग्रेविटी का जो फोर्स है और हमारी बॉडी का या फिर किसी भी सबस्टांस मैटर का जो फोर्स है, उन दोनों को मिला के उनका वेट होता है। ठीक है, मास किसी भी सबस्टांस में जो मैटर प्रेजेंट होता है, जितनी अमाउंट में वो मैटर प्रेजेंट होता है, वो उसका मास होता है। लेकिन वेट क्या होता है? वेट ग्रेविटी और उस मैटर के द्वारा, दोनों के द्वारा जो फोर्स एक्सर्टेड होता है, उन दोनों फोर्स को टोटल करके जो वेट निकलेगा वो हमारा वेट रहेगा। जैसे मान लो मेरा है 50 किलोग्राम वज़न। ठीक है, अब मेरा 50 किलोग्राम वज़न है। अब मेरा 50 किलोग्राम वज़न है, ये है आपका वेट। क्या है? वेट। अब मास कितना होगा? मास होगा 5 ग्राम। ठीक है, मतलब वेट तो है 50 किलोग्राम और मास हो जाएगा आपका 5 ग्राम। वो ऐसा क्यों? क्योंकि जो W है, जो वेट है, वो होता है मास इनटू ग्रेविटी। कितना हो गया? मास इनटू में ग्रेविटी। ठीक है, अब वेट तो हो गया हमारा 50 किलोग्राम। ठीक, और मास हमें डिफाइन करना है। ग्रेविटी कितनी होती है? 9.1।
9.8 को हम अप्रॉक्स 10 भी ले लेंगे या फिर 9.8 भी ले लेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ ले लिया 10। अब इस 10 को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये आपके डिवाइड में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 5। ठीक है, तो यहाँ पर वेट आ गया आपका 50 किलोग्राम और आपका जो मास है वो आ जाएगा आपका 5 किलोग्राम, नॉट ग्राम, 5 किलोग्राम, क्योंकि 50 केजी है ना ये, तो ये आपका 5 किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन लिखी भी हुई है कि जो द मास है, मास ऑफ ए सबस्टांस इज कांस्टेंट, जो किसी भी सबस्टांस का मास होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन किसी भी मैटर या फिर सबस्टांस का जो वेट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज होता रहता है। जैसे पृथ्वी पे हमारा वज़न या वेट 50 किलोग्राम है किसी भी बॉडी का, वो अगर हम ऊपर जाएंगे पृथ्वी से, जब हम ऊपर की ओर उड़ेंगे आसमान की ओर, तो हमारा वज़न जो है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ग्रेविटी के एरिया से दूर होते जा रहे हैं। पृथ्वी पे हमारा जो वज़न है वो ग्रेविटी के कारण है। ठीक है, जब हम ग्रेविटी के इंट्रैक्शन से दूर होते जाएंगे तो हमारा वेट कम होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो मास कांस्टेंट होता है और वेट कांस्टेंट नहीं होता, ये इनका डिफरेंस भी है। मास मैटर, किसी भी सबस्टांस में जितना अमाउंट ऑफ मैटर लगा होता है वो मास होता है, और वेट ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स एक्सर्टेड होता है वो वेट होता है। मास कांस्टेंट होता है, वेट कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, और जो ये जो वेट है, ये जो चेंज हो रहा है वो ग्रेविटी के द्वारा चेंज हो रहा है, ग्रेविटी के कारण ही चेंज होता है। जब ग्रेविटी के संपर्क में आएंगे तो वेट ज़्यादा होगा, और ग्रेविटी से दूर जाएंगे तो हमारा वेट कम होता चला जाएगा। ठीक है, हम वेट को लैब में हम आसानी से हम मेज़र भी कर सकते हैं। किसी भी सबस्टांस का में जो वेट होता है, जो हम उसको मेज़र करेंगे, वो हमारी लैब में एक मेज़रमेंट होता है एनालिटिकल बैलेंस नाम से, तो ये उसकी इमेज है। तो इससे हम लैब में मेज़र करते हैं किसी भी सबस्टांस को, स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी हम इसमें मेज़र कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक एनालिटिकल बैलेंस होता है, इससे हम किसी भी सबस्टांस को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको मास एंड वेट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ये आपका एनालिटिकल बैलेंस है, और जैसे आपको किसी भी सबस्टेंस का वेट अगर मेज़र करना है तो आप इस एनालिटिकल बैलेंस का यूज़ कर सकते हो। बट ये नहीं है कि आप इस एनालिटिकल बैलेंस में आप किसी बॉडी का वेट करोगे, नहीं, इसमें किसी बॉडी या फिर किसी इंसान का वज़न नहीं होगा, बल्कि अगर आपको कुछ स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी मेज़र करनी है तो उसी का इसमें मेज़रमेंट होगा। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, तो आपका हमारे केमिस्ट्री बेस्ड स्टार्टिंग चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज़ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सबस्टांस। कोई भी सबस्टांस है, जैसे ये एक सबस्टांस है, ठीक है, इसने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, मतलब घेर रखा है, ये इसका वॉल्यूम है। जैसे यहाँ पर फिगर में एक डब्बा बना के रखा है, ये डब्बा जब हम किसी भी सरफेस पे रख देंगे तो ये जितना भी एरिया कवर करेगा या जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जितना जगह घेरेगा, ये उसका वॉल्यूम होगा। जितनी जगह को घेरेगा
वो उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो जो वॉल्यूम की यूनिट है वो है लेंथ की क्यूब, मतलब लेंथ क्यूब, और लेंथ की यूनिट क्या थी? मीटर। और मीटर को हम किस सिंबल में लिखते थे? एम में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर? एम की क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर वॉल्यूम की क्या यूनिट हो गई? एम की क्यूब। वॉल्यूम को हम लिक्विड के लिए भी डोनेट करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम और किसके लिए हम यूज़ करते हैं? लिक्विड या कोई सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, वहाँ पर हम इसकी यूनिट क्या लेंगे? एल, लीटर। एल का मतलब होता है लीटर, क्योंकि जब हम किसी सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम यूज़ करेंगे, क्योंकि वो सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम होता है, तो वहाँ पर सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम की यूनिट हो जाएगी लीटर। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वहाँ पर जो लेंथ क्यूब लिखा था, लेंथ की यहाँ पर शॉर्ट में लिख दी एम क्यूब। बट जो लैब में हम क्या यूज़ करते हैं डेनोट? सेंटीमीटर की क्यूब या फिर डीएम क्यूब। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम सेंटीमीटर की क्यूब या डीएम की क्यूब। हम एम की क्यूब भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब और डीएम क्यूब तो है लैब में। ठीक है, वैसे इसकी यूनिट होती है एम क्यूब वॉल्यूम की। और जो मैंने लीटर बताई थी अभी आपको पहले, वो आपके सॉल्यूशन के लिए यूज़ की जाती है, और ये आपकी एसआई यूनिट नहीं होती। ठीक है, ये हम किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेज़र करने के लिए एल का यूज़ करते हैं, लीटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। ठीक है, और 1000 सेंटीमीटर की क्यूब हम कितने बराबर रख देंगे? 1 डीएम क्यूब। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1000 डीएम क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर की क्यूब। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया है सेंटीमीटर क्यूब और डीएम क्यूब हम लैब में यूज़ करते हैं इन दोनों को। ठीक है, और जो ये डब्बा बनाया हुआ है, जो ये लिखा हुआ है आपका, इसको वॉल्यूम मेज़र करने के लिए यहाँ पर ये चारों यूनिट हैं यहाँ पर। ठीक है, सेंटीमीटर की क्यूब में भी, एमएल में भी, और डीएम क्यूब में भी, और एल में, लीटर में भी। ठीक है, हम इन चारों में से कोई सी भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर सेंटीमीटर और जो आपकी डीएम है, ये आपके किसी भी सबस्टांस को मेज़र करने के लिए रहेगी वॉल्यूम, और जो ml और l है, लीटर और ml है, मिलीलीटर है। ml का मतलब होता है मिलीलीटर, तो उसको हम यूज़ करेंगे किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो ये इतना आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और हम वॉल्यूम को कैसे मेज़र करेंगे, इसके लिए हमारे पास कुछ मेजरिंग होते हैं, तो आइए हम उनको देख लेते हैं कौन कौन से मेज़र हैं जो लैब में पाए जाते हैं, लेबोरेटरीज में पाए जाते हैं। ये हैं आपके सम वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, आपको हेडिंग दिखा दी है मैंने, सम वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइस। ये आपकी होती है ब्यूरेट, ये होती है आपकी पिपेट, और ये होती है आपकी ग्रेजुएटेड सिलेंडर, और ये होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक, तो जो आपकी ब्यूरेट होती है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है 0 to 50 ml में चलती है ये। ठीक है, और जो आपकी पिपेट होती है वो आपकी 25 ml की होती है, और जो आपका ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है वो आपके 100 ml का होता है। ठीक है, ये आपका ग्रेजुएटेड, ये आपका सिलेंडर है, ये आपके 100 ml का है। और जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है ये आपका 1 लीटर का होता है। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स के डिवाइस हैं। आपको लिक्विड मेज़र करना हो किसी भी क्वांटिटी में या कितने भी ml में आपको मेज़र करना है लिक्विड, तो आप इनमें से किसी भी डिवाइस का यूज़ कर सकते हो। लैब में आपको यूज़ करना है, ये लैब में ही मिलते हैं
जो हम जब आप केमिस्ट्री में कोई प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल करने के लिए आपको हर एक चीज़ मेज़र करके ही लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अंदाजे से ले लिया। तो मेज़र करने के लिए ये सारी डिवाइस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो ये वॉल्यूम की स्टोरी। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का हमारे केमिस्ट्री बेस्ड स्टार्टिंग चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी आपकी होती है मास पर वॉल्यूम, मतलब मास के बटे में वॉल्यूम। किसी भी सबस्टांस की डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, डेंसिटी हम क्यों निकालते हैं और हम डेंसिटी के बारे में क्यों पढ़ते हैं, आखिरकार डेंसिटी होती क्या है। किसी भी सबस्टांस की डेंसिटी उसे बोलेंगे कि कोई भी सबस्टांस कितना क्लोजली पैक्ड है, वो डेंसिटी से डिफाइन होता है। ठीक है, कोई भी सबस्टांस है उसमें कितना मास है और उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उस प्रकार से मास पर वॉल्यूम उसको डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ए सबस्टांस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब उसमें कितने अमाउंट में मास है और उसका वॉल्यूम कितना है, इन दोनों को मेज़रमेंट करके उसकी हम डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। जैसे जैसे हम डेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे हमें पता लगेगा कि डेंसिटी जितनी मोर है तो मतलब वो सबस्टांस, वो मैटर उतना ही क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर कोई बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पर हमारी यहाँ कोई 3 इसके अंदर कोई हमने सबस्टांस फिल कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी इसकी कम है। वहीं पर दूसरे बॉक्स में अगर हम ढेर सारे इसी प्रकार से सबस्टांस रख दें तो इसका मतलब ये है कि इसकी डेंसिटी मोर है इससे। ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी ये ज़्यादा है और यहाँ पर डेंसिटी कम है। तो उस क्योंकि यहाँ पर सबस्टांस ज़्यादा है, मास ज़्यादा है और वॉल्यूम भी ज़्यादा है, यहाँ पर मास कम है और वॉल्यूम भी कम है, तो डेंसिटी कम है। डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है मास पर वॉल्यूम। हम इसको शॉर्ट में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे डेंसिटी को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं और मास को हम करते हैं m से और v को करते हैं, वॉल्यूम को करते हैं v से। तो इसे हम शॉर्ट में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम डेंसिटी का किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर में निकालें तो कैसे निकालेंगे। जो मास है, मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम में, और वॉल्यूम को किस में करते हैं हम, मीटर की क्यूब में। अगर कोई लिक्विड का लेंगे तो हम लीटर ले लेंगे या फिर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर हम ml में ले लेंगे। किस में लेंगे, एल में या ml में। ठीक है, और हम यहाँ पर किसी सबस्टांस का लेंगे तो मीटर की क्यूब ले लेंगे। अब यहाँ पर इसको और भी छोटा करें, जैसे ये किलोग्राम है, ये मीटर है, अगर इसको हम और भी छोटा करें तो किलोग्राम का क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की क्यूब। इसे हम और भी छोटा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब, ग्राम पर, यहाँ पर माइनस चिन्ह इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये इसके बटे में है। जब हम इसको बटे में से ऊपर इसके पास में लेके जाएंगे तो ये प्लस का 3 इसके -3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट है और ये डेंसिटी की डेफिनेशन थी, और इसमें कुछ भी नहीं है आपका डेंसिटी में। बस डेंसिटी यही होता है कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी सबस्टांस है वो जो पैक्ड हुआ है, कितना क्लोजली पैक्ड है, उसमें पार्टिकल किस प्रकार से उसमें अटैच हैं, लिंक हैं, और किस प्रकार से क्लोजली पैक्ड हुए हैं, उसी को उसकी डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का हमारे केमिस्ट्री बेस्ड चैनल पर स्वागत है। और आज हम जानेंगे व्हाट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर किसी भी सबस्टांस का कोल्ड या हॉटनेस, कोल्डनेस और हॉटनेस मेज़र करने के लिए
ये जो मेज़र करते हैं वो हमारा टेम्परेचर होता है। मतलब कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है, कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये हमारे टेम्परेचर के कुछ स्केल्स होते हैं, उन स्केल से हम मेज़र करते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर क्या होता है? तापमान, ये कितना गर्म है, कितना ठंडा है। तो वो कौन कौन से स्केल हैं, आइए देखते हैं उन स्केल्स के बारे में। वैसे तो कॉमनली देयर आर 3 कॉमन स्केल टू मेज़र टेम्परेचर, जो कि आपका फर्स्ट है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और थर्ड है आपका केल्विन। ठीक है, तो 3 आपके टेम्परेचर स्केल्स हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका डिग्री सेल्सियस, सेकंड आपका डिग्री फ़ारेनहाइट और थर्ड है आपका केल्विन। ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे के से। ठीक है, तो ये आपके 3 स्केल हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। उनकी इमेज देख लेते हैं हम एक बार। जैसे ये आपका है केल्विन और ये आपका है सेल्सियस, ये आपका है फ़ारेनहाइट। तीनों की जो मेजरिंग होती है वो डिफरेंट होती है। जब हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है तब वहाँ पर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का देख लेते हैं हम सबसे पहले, कि जो वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जम जाता है पानी, वहीं पर फ़ारेनहाइट का कितना डिग्री होगा? 32 डिग्री होगा। ठीक है, जब हमारा सेल्सियस 0 डिग्री रहेगा तब हमारा फ़ारेनहाइट रहेगा 32 और केल्विन रहेगा 273.15। ठीक है, तो तीनों स्केल्स की आपकी कैलकुलेशन डिफरेंट है ना। ठीक, क्योंकि और मेजरिंग हम ज़्यादातर सेल्सियस और केल्विन में करते हैं, केल्विन में कर लेते हैं, सेल्सियस में कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है और बॉइलिंग पॉइंट कहाँ रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस। जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा तो मतलब पानी उबलने लगेगा। ठीक है, वहीं फ़ारेनहाइट का कितना डिग्री रहेगा? 212। ठीक है, और केल्विन का कितना रहेगा? 373। ठीक, अब हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है? वो होता है आपका 73 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और रूम का टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे कोई भी रिएक्शंस होती है तो वहाँ कह देते हैं कि, या फिर कोई भी आप मेडिसिन होती है, कोई भी चीज़ लेके आते हो तो उस कहते हैं कि रूम टेम्परेचर पे रखना है, ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं रखना है। तो रूम का टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस होता है और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 298 केल्विन होता है। ठीक है, तो ये आपका रूम टेम्परेचर है। और हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये जहाँ पर ये एरो लगी हुई है ये आपका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट है। और वहीं केल्विन में देखें तो इसकी कैलकुलेशन है 310 केल्विन। ठीक है, तो ये 3 आपके टेम्परेचर के 3 स्केल्स हैं जिन्हें हम थर्मोमीटर बोलते हैं, जो किस काम आते हैं? टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। लैब में भी हम जब कोई रिएक्शन करते हैं तो उसमें हमें टेम्परेचर देना होता है। जैसे आपका फिजिक्स में भी कोई भी आप प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पर हमें टेम्परेचर देना होता है, तो वहाँ पर हम टेम्परेचर कैसे मेज़र करते हैं और कैसे हमें टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज़ करना होता है, तो वो इन स्केल्स के हेल्प से ही हो पाता है। और ये स्केल्स भी आपके बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे ये तो आपके सिर्फ इस प्रकार से मतलब कि एक प्रकार से जैसे एक डॉक्टर के पास होता है, वो हमारा टेम्परेचर जैसे बुखार को मेज़र करता है, तो इस प्रकार से ये नली सी होती है और उसे हमारे मुंह में देता है, तो उससे वो हमारे टेम्परेचर मेज़र करता है कि कितना टेम्परेचर है या फिर कितना बुखार है। ठीक है, तो वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है, उससे वो पता लगाता है कि अगर 37 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है तो मतलब हमें बुखार है। ठीक।